हेलो। आज हम प्रेमचंद की लिखी एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल कहानी सूरदास की झोपड़ी को समझने वाले हैं। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। इस डिस्कशन में हम इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसकी पूरी स्टोरी, इसके आइडियाज और इसकी थीम्स के साथ। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे और आखिर में चैप्टर के संदेश और एग्जाम के लिए जरूरी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि सूरदास की झोपड़ी अपने आप में कोई पूरी कहानी नहीं है। ये प्रेमचंद के एक बहुत बड़े और फेमस नॉवेल रंगभूमि का एक छोटा सा हिस्सा, एक एक्सर्प्ट है। और इस कहानी का हीरो है सूरदास, जो देख तो नहीं सकता पर उसकी हिम्मत, उसका हौसला किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा है। इस कहानी में हमें 4 मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक तरफ है सूरदास, जो हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानता। दूसरी तरफ है भैरों, जो अपनी पत्नी सुभागी के सूरदास की झोंपड़ी में छिपने की वजह से गुस्से और बदले की आग में जल रहा है। फिर है जगधर, जो सूरदास से सीधे सीधे जलता है। उसकी ईर्ष्या का कारण है सूरदास का शांत जीवन। और आखिर में है सुभागी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े ड्रामेटिक और चौंकाने वाले सीन से होती है। आधी रात का वक्त है, सब सो रहे हैं और अचानक सूरदास की झोपड़ी से आग की लपटें उठने लगती हैं। सोचिए, रात के करीब 2 बज रहे हैं। पूरा गांव अपनी नींद से जागकर वहां इकट्ठा हो गया। कुछ लोग तो पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग बस चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। लेखक ने यहाँ तक लिखा है कि वो ऐसे देख रहे थे मनो किसी दोस्त की चिता जल रही हो। और यहीं पर प्रेमचंद एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं। वो झोपड़ी की आग को ईर्ष्या यानी जेलसी की आग से कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे किसी के मन में जलने वाली जलन की आग को बुझाना नामुमकिन सा होता है, ठीक वैसी ही ये आग थी। ये इशारा था कि ये आग किसी की ईर्ष्या का ही नतीजा है। अब जैसे ही सूरदास वहां पहुंचता है, पड़ोसी उसी से सवाल जवाब करने लगते हैं। बजरंगी पूछता है, अरे चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? और नायक राम तो ताना मारता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यहीं से शक और साजिश की बातें शुरू हो जाती हैं। सब लोगों को तो यही लग रहा था कि सूरदास अपनी झोपड़ी या घर के थोड़े बहुत सामान के जल जाने से दुखी है, लेकिन उसका दुख इससे कई ज्यादा गहरा था। उसे झोपड़ी का गम नहीं था, गम था उस चीज का जो झोपड़ी के अंदर थी। सूरदास का जो असली नुकसान था वो थी एक पोटली, एक छोटी सी पोटली जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की कमाई 500 से भी ज्यादा रुपए रखे थे। और ये पैसे उसने भीख मांगकर एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। तो ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी उम्मीदें थीं, उसके सपने थे। इन पैसों से सूरदास ने 3 बड़े सपने देखे थे। पहला, अपने पूर्वजों यानी पितरों का पिंडदान करना। दूसरा, अपने बेटे मिठुआ की धूमधाम से शादी करवाना। और तीसरा, अपने गांव वालों की भलाई के लिए एक कुआं बनवाना। एक बात पर गौर कीजिए, उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे, बल्कि अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी थे। और ये लाइन तो इस चैप्टर का दिल है, इसकी आत्मा है। जब सूरदास को वो पोटली नहीं मिलती तो लेखक कहते हैं कि वो जो राख का ढेर था वो सिर्फ घास फूस या लकड़ी की राख नहीं थी, वो सूरदास के सपनों, उसकी इच्छाओं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उसका सब कुछ उसी आग में जलकर खाक हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आग लगी कैसे? क्या ये एक एक्सीडेंट था? नहीं, ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। पर इसके पीछे था कौन? कहानी में 2 विलन हैं, भैरो और जगधर। जब जगधर भैरो से मिलता है तो भैरो साफ साफ कबूल कर लेता है कि आग उसी ने लगाई है। भैरो का मोटिव था बदला लेना, रिवेंज, क्योंकि उसकी पत्नी सुभागी ने सूरदास के घर में पनाह ली थी। लेकिन जगधर की नफरत का कारण था सिर्फ और सिर्फ जेलसी, ईर्ष्या। उसे इस बात से जलन थी कि एक अंधा भिखारी होते हुए भी सूरदास उससे ज्यादा सुखी और इज्जत से कैसे जी रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब जगधर सूरदास को बताता है कि पैसों की पोटली भैरों के पास है, तब भी सूरदास इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे।
ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि लेखक कहते हैं, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास को डर था कि अगर लोगों को पता चला कि उसके पास इतने पैसे थे तो लोग उसे ही चोर समझेंगे, उस पर शक करेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। अपना सब कुछ खोकर सूरदास पूरी तरह से टूट जाता है। वो उस राख के ढेर पर अकेला बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगता है। उसे लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन तभी उसी पल कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सूरदास अपने बेटे मिठुआ के रोने की आवाज सुनता है। मिठुआ का दोस्त घीसू उसे बस चिढ़ा रहा होता है, तुम खेल में रोते हो। ये बच्चों के खेल की एक बहुत ही मामूली, एक बहुत साधारण सी बात थी। लेकिन इस एक छोटी सी लाइन ने सूरदास पर जैसे जादू का काम किया। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि ये जिंदगी भी तो एक खेल ही है, और इस खेल में अगर आज वो हार गया तो क्या हुआ, रोने से क्या फायदा। जरूरी ये है कि उठकर फिर से खेलने की तैयारी की जाए। ये सोच ही इस कहानी का सेंट्रल थीम है, हार में जीत। तो चलिए अब चैप्टर के आखिर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन सी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कहानी के अंत में जब मिठुआ पूछता है कि अगर कोई फिर से आग लगा देगा तो इस पर सूरदास का जवाब, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये जवाब इंसान की कभी ना हारने वाली स्पिरिट का सिंबल है। ये दिखाता है कि जब तक जीने की इच्छा है तब तक कोई भी हमें हरा नहीं सकता। ये रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण का एक बहुत पावरफुल संदेश है। एग्जाम के लिए कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी है। सूरदास का कैरेक्टर स्केच, जिसे अदम्य जिजीविषा यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कहानी का मेन मैसेज, हार में जीत का मतलब क्या है, भैरव और जगधर के मोटिव्स में क्या अंतर है, और अभिलाषाओं की राख जैसी लाइंस का क्या मतलब है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और हाँ, अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम से जुड़ा कोई भी मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। और अगर बाकी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनकी सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये था सूरदास की झोपड़ी चैप्टर का एक डिटेल्ड विश्लेषण। हमने कहानी की हर परत को, उसके किरदारों की साइकोलॉजी को और प्रेमचंद के गहरे संदेश को समझने की कोशिश की। हमेशा याद रखिए, असली जीत मुसीबतों में हार मान लेने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है। तो अब अगला कदम क्या है? बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। आज हम डिटेल में लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं क्लास 12th की किताब अंतरा भाग 2 का चैप्टर बिस्कोहर की माटी। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये लेखक की यादों का एक बहुत ही खूबसूरत सा सफर है। इस विश्लेषण में हम इसी सफर को और गहराई से समझेंगे, इसकी कहानी, इसके पीछे के आइडियाज और थीम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर चलेंगे बिस्कोहर की नेचुरल ब्यूटी और लेखक की अपनी माँ से जुड़ी यादों की दुनिया में। उसके बाद हम गांव के फूलों, जीव जंतुओं और बारिश के मौसम को करीब से जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी थीम्स और क्वेश्चंस हैं, उन पर भी फोकस करेंगे। इससे हम लेखक की यादों के फ्लो को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट की नींव रखते हैं, समझते हैं कि ये चैप्टर आखिर है किस बारे में और इसे हमारे सामने कौन लेकर आया है। अच्छा, तो इस पार्ट को लिखा किसने है? इसे लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। और मजे की बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, ये उनकी अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, नंगई तलाई का गांव का एक हिस्सा है। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लेखक अपनी ही कहानी बता रहे हैं। जो भी हम पढ़ेंगे वो उनकी अपनी जिंदगी के अनुभव हैं, उनकी यादें हैं। तो ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि ये लेखक की अपनी जी हुई सच्चाई है, उनका भोगा हुआ यथार्थ। तो इस पाठ में लेखक, जिनका बचपन का नाम बिस्नाथ था, हमें सीधा अपनी यादों की दुनिया में ले चलते हैं। वो अपनी माँ को याद करते हैं, अपने गांव बिस्कोहर को और वहाँ की प्रकृति को, मतलब नेचर को। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा? गांव की लाइफस्टाइल की एक झलक, वहाँ की जो लोक कथाएं होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं वो, और हाँ, प्रकृति के दोनों रूप, कभी बहुत खूबसूरत तो कभी डरावना भी। तो चलिए इन यादों के सफर में और आगे बढ़ते हैं।
तो लेखक की यादों का ये जो सफर है वो शुरू होता है उनके गांव बिस्कोहर की नेचुरल ब्यूटी से। सबसे पहले वो याद करते हैं तालाबों को और उनमें खेलने वाले खूबसूरत फूलों को, जैसे कमल, कोइया और हरसिंगार। देखिए, इस तस्वीर से थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेखक किस तरह के माहौल की बात कर रहे होंगे। हर तरफ हरियाली, तालाब और उनमें खिले हुए ये कमल, कितना सुंदर लगता होगा ना। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में तो खाना भी कमल के पत्ते पर ही परोसा जाता था और उसे वो लोग अपनी भाषा में पुरैन कहते थे। यहां पर ना दो शब्द बहुत खास हैं। पहला तो है पुरैन, जिसका मतलब है कमल का पत्ता, और दूसरा है भसीण। भसीण मतलब कमल की डंडी, जिसे हम कमल ककड़ी या लोटस स्टेम भी कहते हैं। लेखक यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब गांव में अकाल पड़ता था, फैमीन की सिचुएशन होती थी, तो लोग इसी भसीण को तालाब से खोदकर खाते थे। जरा सोचिए, इससे पता चलता है कि गांव के लोग नेचर पे कितना डिपेंड करते थे। लेखक आगे शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन को याद करते हैं। वो एक फूल कुइया का जिक्र करते हैं, इसे कुमुद भी कहते हैं, जो चांदनी रातों में तालाबों को और भी खूबसूरत बना देता था। फिर उन्हें याद आते हैं हरसिंगार के फूल। पितृपक्ष के समय मालिन दाई उनके दरवाजे पर हरसिंगार के फूल रख जाया करती थी। इसके लिए लेखक एक लोकल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, कुरई जात रही, जिसका मतलब होता है ढेर सारे फूल एक साथ रख देना। देखिए कैसे ये छोटे छोटे रीति रिवाज भी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अच्छा, तो प्रकृति की खूबसूरत यादों से निकलकर अब हम लेखक की जिंदगी के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ चलते हैं। ये हैं उनकी माँ और उनके बचपन से जुड़ी यादें। सच कहूं तो यही इस पूरे पाठ का दिल है। जरा इस लाइन के गहराई को समझिए। लेखक क्या कहते हैं कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। मतलब एक बच्चे के लिए माँ का दूध पीना सिर्फ पेट भरने जैसा नहीं है, वो तो माँ और बच्चे के बीच के हर रिश्ते का, हर कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत है। उसमें प्यार है, माँ का टच है, उनकी स्मेल है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग है। वो एक बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेखक एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन करते हैं। वो अपनी माँ के प्यार की तुलना एक बत्तख के प्यार से करते हैं। ये बत्तख उन्होंने बड़े होकर दिल्ली के दिलशाद गार्डन में देखी थी। वो बताते हैं कि जैसे उनकी माँ उन्हें अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाती थी, बिल्कुल वैसे ही वो बत्तख अपने पंखों में अपने अंडों को दुनिया से बचा रही थी। जैसे माँ अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही वो बत्तख भी कौवे पर नजर रखे हुए थी। ये कंपैरिजन हमें क्या बताता है? यही कि माँ का प्यार यूनिवर्सल होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसके बाद लेखक अपनी एक काफी दर्द भरी याद शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब उनके छोटे भाई का जन्म हुआ तो उन्हें माँ का दूध मिलना बंद हो गया। इसके लिए वो दूध कट जाना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब माँ के दूध की जगह उन्हें गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए ये किसी अत्याचार जैसा ही था। ये बात एक बच्चे के मन पर कितना गहरा असर डाल सकती है, लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गांव के बाकी फूलों और जीव जंतुओं की। ये वो चीजें हैं जो लेखक की यादों में खूबसूरती भी लाती हैं और थोड़ा बहुत डर भी। लेखक के लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। वो कहते हैं कि गांव के असली फूल कोई कमल या गुलाब नहीं थे, बल्कि असली फूल तो थे सब्जियों और फसलों के फूल, जैसे तोरी, लौकी, भिंडी, बैंगन के फूल। और सरसों के खेतों के बारे में तो वो ऐसे लिखते हैं मानो कोई पीला समंदर लहरा रहा हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि गांव की जिंदगी में खूबसूरती भी यूटिलिटी यानी उपयोगिता से जुड़ी होती है। अच्छा, फूलों के अलावा लेखक को गांव के सांप भी याद आते हैं। वो बताते हैं कि कुछ सांप जैसे दोंडा जहरीले नहीं होते थे, तो उन्हें कोई मारता नहीं था। एक और सांप था धामिन। वो भी नॉन वेनमस था, लेकिन लोगों का मानना था कि अगर वो अपनी पूंछ से मार दे तो शरीर का वो हिस्सा सड़ जाता है। और फिर थे बहुत जहरीले सांप जैसे गोनवन और घोर कड़हेच, जिनका नाम सुनकर ही डर लगता था। तो देखिए गांव की जिंदगी कैसे डर और इन लोकल बिलीव्स के साथ मिलीजुली थी। तो अब बात करते हैं बारिश के मौसम की। लेखक ने बारिश के दोहरे रूप को, मतलब उसके दो अलग अलग चेहरों को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। एक तरफ है खुशी और मजा, तो दूसरी तरफ हैं तकलीफें और परेशानियां। देखिए, एक तरफ तो बारिश जब आती थी तो जबरदस्त गर्मी से राहत मिलती थी। चारों तरफ हरियाली हो जाती, पेड़ पौधे ऐसे लगते जैसे अभी अभी नहाकर आए हों, इंसान, जानवर सब खुश हो जाते। लेकिन इसका एक दूसरा मुश्किल वाला पहलू भी था।
पूरे गांव में कीचड़ और गंदगी हो जाती, बाढ़ का डर रहता था, कच्चे घर गिर जाते थे और सबसे बड़ी मुश्किल, जलाने की लकड़ी गीली हो जाती थी। तो बारिश गांव वालों के लिए राहत भी थी और आफत भी, दोनों एक साथ। तो अब तक हमने लेखक की यादों के इस सफ़र को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब ज़रा उन मेन थीम्स और पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस पूरे पार्ट के मेन थीम्स क्या हैं? मतलब लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, पहला थीम है इंसान और प्रकृति का गहरा कनेक्शन। दूसरा, गांव की जिंदगी की सिंप्लिसिटी और उसकी डिफ़िकल्टीज। तीसरा, माँ का प्यार जो यूनिवर्सल है, चाहे इंसान हो या जानवर। चौथा, बचपन की यादों का हमारी लाइफ पर जो कभी न मिटने वाला असर होता है वो। और पांचवा, गांव का लोक ज्ञान और वहाँ के बिलीव्स। अगर ये थीम्स ध्यान में रहेंगे तो किसी भी सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब जरा कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, जैसे बच्चे का माँ का दूध पीना वाली लाइन का मतलब समझाइए, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सवाल हो सकता है कि लेखक ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से क्यों की। और तीसरा, इस पाठ के आधार पर गांव के जीवन की क्या क्या खासियतें हैं। इसमें आप नेचर पर डिपेंडेंसी, सादगी, परेशानियां और वहाँ के बिलीव्स, इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और हाँ, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स या बाकी एग्जाम मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अंतरा भाग 2 के दूसरे चैप्टर्स की भी ऐसी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर आपको उनकी भी वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने बिस्कोहर की माटी चैप्टर को बहुत डिटेल में लाइन बाय लाइन समझा है। इसकी कहानी, इसके आइडियाज, थीम्स, हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अब बस एक काम करना है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं और इस चैप्टर से आए सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट। अपना मालवा, एक बदलती धरती की कहानी। कभी सोचा है कि इस चैप्टर में लेखक असल में हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ मालवा की एक कहानी है या फिर इसमें हमारी आज की दुनिया के लिए भी कोई बड़ा मैसेज छिपा है? वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। आज हम क्लास 12 की किताब वितान से एक बहुत ही जरूरी चैप्टर को समझने वाले हैं। इस एक्सप्लेनेशन में हम इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसकी स्टोरी, इसके आइडियाज और इसके थीम्स के साथ। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें आज के बारे में क्या सिखाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले चैप्टर और लेखक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर मालवा में लेखक के अनुभव को जानेंगे, वहाँ की नदियों का क्या हाल है ये समझेंगे, और विकास की उजाड़ू सभ्यता ये क्या चीज़ है इसे डिकोड करेंगे। फिर चैप्टर का मेन मैसेज और थीम्स देखेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को लिखा किसने है और इसका बैकग्राउंड क्या है। इस पाठ के लेखक हैं प्रभाष जोशी और पाठ का पूरा नाम है अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। देखिए, ये टाइटल ही अपने आप में चैप्टर की पूरी कहानी बता देता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में लेखक हमें मालवा प्रदेश की कहानी बता रहे हैं। वो पुराने और नए मालवा के बीच एक तुलना करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ वो मालवा था जो अपनी खुशहाली और पानी के भरमार के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ है आज का मालवा जो खाओ उजाड़ू सभ्यता, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ रहा है। ये चैप्टर असल में पर्यावरण को लेकर हमारी जिम्मेदारियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम लेखक के पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए मालवा की जमीन को महसूस करेंगे। ये कहावत ये पुराने मालवा की पहचान थी। इसका मतलब है कि मालवा की धरती इतनी उपजाऊ, इतनी रिच थी कि यहाँ कदम कदम पर खाना और पानी मिलता था। ये लाइन उस मालवा की तस्वीर खींचती है जो अब धीरे धीरे खोता जा रहा है। और अब देखिए फर्क कितना चौंकाने वाला है। जहाँ पहले डग डग रोटी पग पग नीर की बात होती थी, वहीं अब नदी नाले सूख गए हैं। खुशहाली और संपन्नता की जगह अब पर्यावरण का संकट खड़ा है, और पानी से लबालब भरी धरती अब सूखी और प्यासी नजर आती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। लेखक अपनी यात्रा का समय बताते हैं। वो कहते हैं कि ये चौमासे यानी मॉनसून का आखिर था, नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। ये वो समय होता है जब तक बारिशें चली जानी चाहिए, लेकिन आसमान में अब भी बादल थे,
बारिश हो रही थी। मौसम का ये जो बदला हुआ मिजाज है ना, ये क्लाइमेट चेंज का एक सीधा सीधा इशारा है। चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं और मालवा की लाइफलाइंस यानी वहां की नदियों की कहानी को समझते हैं। लेखक मालवा की कई जरूरी नदियों का जिक्र करते हैं, जैसे नर्मदा, शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती और काली सिंध। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थीं, ये तो मालवा की संस्कृति और वहां के जीवन का एक अहम हिस्सा रही हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द है, सदा नीरा। इसका मतलब होता है हमेशा पानी से भरी रहने वाली। मालवा की ये नदियां पहले सदा नीरा हुआ करती थीं, साल भर बहती थीं। लेकिन आज इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि ये सिर्फ मानसून के कुछ महीनों में ही बहती हैं और बाकी समय सूखी पड़ी रहती हैं। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। और ये पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है। लेखक बताते हैं कि पुराने जमाने के राजा जैसे विक्रमादित्य और भोज, वो पानी की कीमत समझते थे। उन्होंने तालाब और बावड़ियां बनवाकर बारिश के पानी को सहेजा। इसके ठीक उलट आज के मॉडर्न प्लानर्स और इंजीनियर्स ने उन तालाबों को गाद से भरने दिया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऊपर से जमीन के नीचे का पानी भी इतना निकाल लिया कि वाटर क्राइसिस और भी गहरा हो गया। और यही आज की कड़वी सच्चाई है। लेखक कहते हैं कि जिन नदियों ने हमारी सभ्यताओं को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा, हमारी आज की ये तथाकथित विकसित सभ्यता उन्हीं नदियों को अपने शहरों का गंदा पानी बहाने वाला नाला बना रही है। अब हम चैप्टर के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, विकास की उजाड़ू सभ्यता। तो ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता है क्या चीज? लेखक इसे एक ऐसी लाइफस्टाइल बताते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उपभोग करना, मतलब कंज्यूम करना, और प्रकृति को उजाड़ना यानी डिस्ट्रॉय करना है। वो कहते हैं कि ये सोच और लाइफस्टाइल हमें यूरोप और अमेरिका से मिली है, जहां अंतहीन उपभोग को ही विकास मान लिया गया है। ये लाइन इस चैप्टर का सार है। लेखक बहुत ही सख्त शब्दों में कहते हैं कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहकर बड़ा गर्व करते हैं, वो असल में उजाड़ की अपसभ्यता है। मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो बर्बादी का रास्ता है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे सेक्शन 5 में एक साथ लाते हैं और चैप्टर के मेन मैसेज और थीम्स को देखते हैं। लेखक पर्यावरण बिगड़ने के ग्लोबल कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हमारे वातावरण को गर्म कर रही हैं और ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड देशों से निकलती हैं। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अमेरिका अपनी इस खाओ उजाड़ू लाइफस्टाइल को बदलने के लिए या उस पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये एक डराने वाला आंकड़ा है। इन गैसों ने धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसने हमारे पूरे मौसम का साइकिल बिगाड़ कर रख दिया है। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ये सब इसी का नतीजा है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर की मेन थीम्स क्या हैं? पहली, पर्यावरण और हमारी सभ्यता के बीच का टकराव। दूसरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बुरे नतीजे। तीसरी, पानी के पारंपरिक स्रोत जैसे तालाब, बावड़ियों की अहमियत। और चौथी, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रकृति पर पड़ने वाला विनाशकारी असर। और अब आखिर में सेक्शन 6, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इस चैप्टर का मुख्य संदेश क्या है, लेखक आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है, इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने हमें हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों से काट दिया है। आज सबसे बड़ी जरूरत है हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की, वरना हम सब कुछ खो देंगे। और हाँ, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स या कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए भी चैनल पर अलग से वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें भी जरूर देख सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में हमने अपना मालवा चैप्टर को डिटेल में समझा, उसकी कहानी, उसके आइडियाज और उसकी थीम्स के साथ। अब अगला स्टेप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए ताकि तैयारी और भी मजबूत। कभी सोचा है कि न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या जो भी मीडिया मैसेजेस हम देखते सुनते हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज के इस सेशन में हम इसी चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में क्या लिखना है उसके साथ। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे।
प्रिंट मीडिया की बारीकियों से लेकर इंटरनेट की दुनिया और उसकी चुनौतियों तक। इस तरह से एग्जाम्स के लिए आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है जनसंचार माध्यमों का परिचय। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई अलग अलग मीडिया के लिए लिखने का तरीका अलग अलग क्यों होता है। इसका जवाब ना बड़ा सीधा सा है, क्योंकि हर मीडियम का नेचर, उसका स्वभाव और उसकी ऑडियंस की ज़रूरतें अलग होती हैं। देखिए, हमारे पास मास कम्युनिकेशन के ये 4 मेन मीडियम हैं। पहला है प्रिंट, यानी अखबार और मैगजीन्स, जो पढ़ने के लिए है। दूसरा है रेडियो, जो सिर्फ सुनने के लिए है। तीसरा है टीवी, जो देखने और सुनने दोनों के लिए है। और चौथा इंटरनेट, जो एक तरह से इन तीनों का संगम है। इस पर आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अच्छा, अब जरा हर मीडियम की खूबियों और खामियों को समझते हैं। देखिए, प्रिंट की सबसे बड़ी ताकत है स्थायित्व, मतलब आप इसे आराम से सोच समझकर कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, ये उनके लिए नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकते, और इसमें आप तुरंत हुई घटना की खबर नहीं दे सकते। वहीं रेडियो सस्ता है और कहीं भी सुना जा सकता है, पर वो लीनियर है, मतलब एक बार जो खबर निकल गई तो आप पीछे जाकर उसे दोबारा नहीं सुन सकते। टीवी में विजुअल्स का जबरदस्त असर होता है, सब कुछ लाइव लगता है, पर यह भी रेडियो की तरह लीनियर है और पूरी तरह विजुअल्स पर ही निर्भर करता है। और फिर आता है इंटरनेट। इसमें तीनों मीडियम की ताकत है। ये इंटरैक्टिव भी है, पर इसके लिए पढ़ा लिखा होना और कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है। सेक्शन 2, प्रिंट मीडिया के लिए लेखन। चलिए अब बात करते हैं सबसे पुराने और सबसे स्थायी माध्यम की। प्रिंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लिखे हुए शब्दों का माध्यम है, और इसीलिए इसमें लिखने के लिए अनुशासन, यानी एक डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे, ये डिसिप्लिन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी भाषा, ग्रामर, स्पेलिंग और शब्दों के सही इस्तेमाल पर पूरा ध्यान देना होता है। हम जैसे आम बोलचाल में बात करते हैं, वैसे अखबार में नहीं लिख सकते। हर शब्द को बहुत सोच समझकर लिखना पड़ता है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़ लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल है, वो है उल्टा पिरामिड या दी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म के लिए भी सबसे ज़रूरी फॉर्मेट है। तो चलिए अब इस उल्टा पिरामिड शैली में ज़रा और गहराई से उतरते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया तो समझ लीजिए न्यूज़ राइटिंग वाले सवाल में पूरे मार्क्स पक्के हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, बल्कि पढ़ने वालों की सुविधा के लिए बनाया गया सबसे असरदार तरीका है। तो इसका मतलब क्या है? उल्टा पिरामिड का मतलब है कि खबर की जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, उसका जो क्लाइमैक्स है, वो सबसे पहले पैराग्राफ में ही बता दिया जाता है। सोचिए, जैसे किसी कहानी में क्लाइमैक्स आखिर में आता है, न्यूज़ में वो बिल्कुल शुरू में आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता, और वो पहली कुछ लाइनों में ही पूरी खबर का सार जान लेना चाहते हैं। इस फॉर्मेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला है इंट्रो, जिसे मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे। दूसरा हिस्सा है बॉडी, जिसमें खबर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। और आखिर में आता है क्लोजिंग, जिसमें कम ज़रूरी जानकारी होती है। इस स्टाइल का एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर एडिटर को जगह कम करनी हो तो वो खबर को नीचे से काट सकता है, और खबर फिर भी पूरी लगेगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी बातें तो ऊपर पहले ही बताई जा चुकी हैं। और ये देखिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। पहली ही लाइन में सब कुछ साफ है। क्या हुआ? बस दुर्घटना। कहाँ हुआ? उन्नाव जिले में। क्या नतीजा निकला? 20 लोगों की मौत हो गई। कौन थे वे? उनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। देखिए, सारी जरूरी जानकारी हमें शुरू में ही मिल गई। यही है उल्टा पिरामिड। चलिए अब प्रिंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी रेडियो और टीवी की। वैसे तो इन दोनों में कुछ बातें एक जैसी हैं, लेकिन लिखने के मामले में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो की। ये एक लीनियर माध्यम है। इसका मतलब है कि न्यूज़ बुलेटिन एक बार शुरू हो गया तो आप उसे रिवाइंड करके दोबारा नहीं सुन सकते। इसीलिए स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक बार में सुनकर समझ आ जाए। भाषा एकदम सरल हो और कॉपी साफ सुथरी टाइप्ड हो, ताकि न्यूज़ पढ़ने वाला उसे आसानी से पढ़ सके। एक बात हमेशा याद रखिए, रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ हैं। ये स्लाइड रेडियो और टीवी के बीच का सबसे बड़ा फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। रेडियो जो है वो शब्दों और आवाज़ का खेल है। शब्द ही सुनने वाले के दिमाग में तस्वीर बनाते हैं। वहीं टीवी दृश्यों का खेल है। यहाँ तस्वीरें यानी विजुअल्स मेन होते हैं और शब्द बस उन्हें समझाने का काम करते हैं। सीधी सी बात, रेडियो कानों का मीडियम है और टीवी
आंखों का। टीवी पर एक ही खबर को कई अलग अलग तरीकों से पेश किया जाता है। सबसे पहले आती है ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश। फिर होता है फोन इन, जिसमें रिपोर्टर घटनास्थल से फोन पर जानकारी देता है। जब विजुअल्स आ जाते हैं तो एंकर विजुअल चलता है, जहां एंकर खबर पढ़ता है और साथ में तस्वीरें चलती रहती हैं। जब किसी का बयान दिखाना हो तो उसे एंकर बाइट कहते हैं, और जब सीधे घटनास्थल से प्रसारण हो तो उसे लाइव कहते हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। रेडियो और टीवी दोनों के लिए लिखते समय भाषा को बोलचाल वाला रखना है। छोटे छोटे और सीधे वाक्य लिखने हैं। मुश्किल शब्दों से बचना है, जैसे क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल करना है। और हाँ, मुहावरों का इस्तेमाल करें, पर ऐसे कि वो बनावटी ना लगे, बल्कि भाषा में एक नेचुरल फ्लो लाएं। अब आते हैं सबसे नए और सबसे डायनामिक मीडियम पर, इंटरनेट जर्नलिज्म। इसे ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है, और आज के दौर में तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अगर भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास को देखें तो पहला दौर था एक्सपेरिमेंट का, जब rediff.com जैसी साइट्स शुरू हुईं। फिर आया दूसरा दौर, जब tehelka.com ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से सचमुच तहलका मचा दिया। और आज हम तीसरे दौर में हैं, जहां लगभग सभी बड़े अखबारों और टीवी चैनलों की वेब पर मजबूत मौजूदगी है। अब जरा खासतौर पर बात करते हैं हिंदी वेब पत्रकारिता की। इसका सफर कैसा रहा है और आज भी इसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं, चलिए इसे भी समझते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया नाम के पोर्टल से हुई, जिसे हिंदी का पहला संपूर्ण पोर्टल भी माना जाता है। इसके बाद जागरण, अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों ने भी अपने वेब एडिशन शुरू किए। प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो सिर्फ इंटरनेट पर ही मिलता है। और अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बीबीसी हिंदी को सबसे बेहतर साइट माना जाता है। लेकिन हिंदी वेब पत्रकारिता की आज भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो टेक्निकल है, और वो है हिंदी के फॉन्ट्स की समस्या और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का ना होना। अलग अलग फॉन्ट होने की वजह से कई बार हिंदी की वेबसाइट्स ठीक से खुलती भी नहीं है। जब तक कीबोर्ड का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े ज़रूरी सवाल, नोट्स और एग्जाम के लिए खास मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनके अलग से वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आज के इस सेशन में हमने प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, इन चारों माध्यमों के लिए लिखने के तरीकों को अच्छी तरह से समझा। हमने उल्टा पिरामिड जैसे ज़रूरी फॉर्मेट को भी डिटेल में देखा और ये भी जाना कि हर मीडियम के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए। अब जब आप थ्योरी समझ गए हैं तो क्या आप अगले कदम के लिए तैयार हैं? और वो कदम है प्रैक्टिस। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, अभिव्यक्ति माध्यम में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस ही काम आती है। तो लिखते रहिए और सीखते रहिए। कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या मीडिया मैसेजेस होते हैं, ये हम पर असर कैसे डालते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम पॉइंट्स के साथ। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले पत्रकारीय लेखन के बेसिक्स को समझेंगे, फिर समाचार और फीचर लिखने की कला पर बात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और डीप जाएंगे विशेष रिपोर्ट और संपादकीय की दुनिया में, और आखिर में सीखेंगे कि एक दमदार इंटरव्यू आखिर लिया कैसे जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पत्रकारीय लेखन है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कलम। इसका मेन काम सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि लोगों को सही जानकारी देकर जागरूक बनाना, उन्हें एजुकेट करना और हाँ, कभी-कभी मनोरंजन करना भी है। आप कह सकते हैं कि अखबार हमारे लिए दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की की तरह काम करते हैं। तो एकदम आसान शब्दों में कहें तो, जब कोई पत्रकार अखबार, टीवी या रेडियो के लिए कुछ लिखता है ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, बस उसी को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सूचना पहुंचाना। अब ये जो काम करते हैं यानी पत्रकार, वो भी 3 तरह के होते हैं। पहले पूर्णकालिक, जो किसी अखबार या चैनल के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं। दूसरे होते हैं अंशकालिक या स्ट्रिंगर, जिन्हें हर खबर या असाइनमेंट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बंधे नहीं होते, बल्कि आज़ाद होकर काम करते हैं। और हाँ,
ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक अच्छे लेखन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा छोटे और सिंपल सेंटेंस यूज़ करें। भाषा ऐसी हो जो आम आदमी भी समझ सके। फालतू के शब्दों से बचें और याद रखें, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर चाहें तो अपनी भाषा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अच्छे लेखन के सीक्रेट्स जान लिए हैं, तो चलिए पत्रकारिता की सबसे फंडामेंटल स्किल यानी समाचार लेखन की बात करते हैं। और इसका सबसे मशहूर फॉर्मूला है उल्टा पिरामिड। तो ये उल्टा पिरामिड स्टाइल आखिर है क्या? ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि खबर की सबसे ज़रूरी बात यानी जो क्लाइमैक्स है वो कहानी के शुरू में ही बता दिया जाता है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले पैराग्राफ में और बाकी की डिटेल्स उसके बाद घटते हुए क्रम में आती हैं। इसकी बनावट को आप 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है इंट्रो या लीड, जिसमें पूरी खबर का निचोड़ होता है। बीच में आती है बॉडी, जहां खबर को डिटेल में समझाया जाता है। और आखिर में होता है समापन, जिसमें कम ज़रूरी जानकारी या एक्स्ट्रा बातें होती हैं। किसी भी समाचार का दिल होते हैं ये 6 ककार: क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। एक पूरी खबर में इन सभी सवालों का जवाब होना ही चाहिए। और याद रखने वाली बात यह है कि उल्टा पिरामिड स्टाइल के हिसाब से पहले 4 ककार यानी क्या, कौन, कहाँ और कब का जवाब तो इंट्रो में ही मिल जाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को तुरंत खबर का अंदाजा हो जाए। समाचार लिखना तो सीख लिया, लेकिन पत्रकारिता सिर्फ तथ्यों तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं फीचर लेखन की, जो राइटिंग का एक ज्यादा क्रिएटिव और कहानी वाला अंदाज है। तो फीचर क्या है? ये एक ऐसा लेख है जो सिस्टमैटिक, क्रिएटिव और आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि इसमें लेखक के अपने विचार और भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसका मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि पढ़ने वाले का मनोरंजन करना और उसे एक कहानी का एहसास दिलाना भी है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि समाचार और फीचर में फ़र्क क्या है। देखिए, समाचार होता है ऑब्जेक्टिव यानी सिर्फ तथ्य बताता है, जबकि फीचर होता है सब्जेक्टिव। समाचार उल्टा पिरामिड स्टाइल में लिखा जाता है। फीचर की कोई तय शैली नहीं होती, वो एक कहानी की तरह भी शुरू हो सकता है। समाचार की एक शब्द सीमा होती है, पर फीचर अक्सर लंबे होते हैं। ये अंतर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब हम पत्रकारिता के और भी गंभीर रूपों की तरफ बढ़ते हैं, विशेष रिपोर्ट और विचारपरक लेखन। यहाँ सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि गहरी छानबीन और एनालिसिस पर जोर होता है। देखिए, एक विशेष रिपोर्ट किसी आम खबर से कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसे लिखने के लिए किसी भी मुद्दे पर डीप इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जाती है। जो फैक्ट्स मिलते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है और फिर लॉजिक और फैक्ट्स के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसी जिम्मेदारी को महात्मा गांधी के इस कथन से बेहतर कौन समझा सकता है? निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई अपने विचार लिखता है तो उसकी कलम पर बाहरी दबाव नहीं, बल्कि उसकी अपनी नैतिकता का अंदर का कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, विचारपरक लेखन के भी कई रूप हैं जो हमें अखबार के एडिटोरियल पेज पर देखने को मिलते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। संपादकीय किसी भी मुद्दे पर अखबार की अपनी राय होती है, जिसे एडिटर या एडिटोरियल टीम लिखती है। स्तंभ या कॉलम किसी जाने माने लेखक या किसी विषय के एक्सपर्ट द्वारा लिखा जाता है। और संपादक के नाम पत्र, ये हम और आप जैसे आम पाठक लिखते हैं, जो जनता की राय को दिखाता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। पत्रकारिता में जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। एक इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब का एक सेशन नहीं है, ये एक मकसद के साथ की गई बातचीत होती है, जिससे किसी व्यक्ति के विचार, उसकी कहानी या किसी विषय पर गहरी जानकारी निकाली जाती है। ये अपने आप में एक कला है। एक अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जिस विषय और व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, उस पर अच्छी तरह रिसर्च करें। फिर सवालों की एक लिस्ट तैयार करें। इंटरव्यू के दौरान सिर्फ सवाल न पूछें, बल्कि जवाब को ध्यान से सुने भी, ताकि आप फॉलोअप सवाल पूछ सकें। और हाँ, बाद में लिखने के लिए नोट्स लेना या उसे रिकॉर्ड करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको इस चैप्टर के ज़रूरी सवाल, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा।
और अगर बाकी चैप्टर्स की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनके भी अलग-अलग एक्सप्लेनर्स मौजूद हैं। तो आज हमने पत्रकारीय लेखन की पूरी दुनिया को समझा है। हमने समाचार के उल्टा पिरामिड से लेकर फीचर की कहानी तक और विशेष रिपोर्ट की गहराई से लेकर संपादकीय के विचारों तक हर रूप को डिटेल ने जाना। याद रखिएगा, ये सभी फॉर्मेट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब अगला कदम है लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम में प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या मीडिया में जो भी हम देखते हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम इसी से जुड़ा एक चैप्टर, विशेष लेखन, को डिटेल में समझने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में क्या जरूरी है, सब कुछ देखेंगे। तो कभी ध्यान दिया है कि न्यूज़पेपर्स में स्पोर्ट्स का पेज अलग, बिजनेस का अलग, सिनेमा का अलग, ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, क्योंकि हम सबकी दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है। किसी को सिर्फ स्पोर्ट्स की खबरें पढ़नी है तो किसी को बस बिजनेस की, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें किसी एक सब्जेक्ट में इतनी गहरी रुचि होती है कि वो सिर्फ खबर नहीं पढ़ना चाहते बल्कि उसका पूरा का पूरा एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं। और बस यहीं से जरूरत पड़ती है विशेष लेखन की। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि भाई ये विशेष लेखन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये बीट रिपोर्टिंग से अलग कैसे है, उसके बाद इसके कौन कौन से खास क्षेत्र हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इसमें महारत यानी स्पेशलाइजेशन कैसे हासिल की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, विशेष लेखन क्या है? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई सामान्य यानी जनरल राइटिंग नहीं है। ये किसी एक खास विषय पर बहुत ही गहरी जानकारी के साथ की गई राइटिंग होती है। मतलब अगर एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो किसी खास विषय पर जनरल न्यूज़ से हटकर जो कुछ भी लिखा जाता है वही विशेष लेखन है। और पता है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इसके लिए बाकायदा अलग डेस्क होते हैं। आपने सुना होगा, खेल डेस्क, बिजनेस डेस्क, पॉलिटिक्स डेस्क। यहाँ पर वो रिपोर्टर्स काम करते हैं जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपने सब्जेक्ट की, अपने फील्ड की बहुत अच्छी गहरी समझ होगी। लेकिन विशेष लेखन को ठीक से समझने के लिए ना एक और टर्म को समझना बहुत जरूरी है, और वो है बीट रिपोर्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? चलिए समझते हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़े तो हैं पर इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। तो ये बीट क्या होती है? देखिए, मीडिया की भाषा में बीट का मतलब है एक रिपोर्टर का वर्किंग एरिया, मतलब कौन सा रिपोर्टर किस तरह की खबरें कवर करेगा। और ये तय कैसे होता है? रिपोर्टर की दिलचस्पी और उसके ज्ञान के आधार पर। जैसे मान लीजिए किसी रिपोर्टर की बीट क्राइम है, तो अब उस शहर में क्राइम से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी उन्हें कवर करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। और देखिए, चाहे रिपोर्टिंग कोई भी हो, बीट रिपोर्टिंग हो या कोई और, सबका मकसद एक ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, तथ्य यानी फैक्ट्स की सीढ़ी चढ़कर खबर की सच्चाई तक पहुंचना। एक रिपोर्टर का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन देना है। ओके, तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो सवाल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में आखिर फर्क क्या है? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, लेफ्ट साइड में है बीट रिपोर्टिंग। इसमें क्या चाहिए? बस अपने एरिया की सामान्य जानकारी और थोड़ी दिलचस्पी। इस रिपोर्टर को हम संवाददाता या कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। इसका काम होता है फैक्ट्स बताना, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, बस। लेकिन अब राइट साइड पर देखिए, यह है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। यहां सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलता, यहां चाहिए विषय की गहरी समझ और एनालिसिस करने की काबिलियत। ऐसे रिपोर्टर को विशेष संवाददाता या स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, और इसका काम तथ्यों से आगे बढ़कर यह बताना है कि भाई जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ और इसका असली मतलब क्या है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अब जो बीट रिपोर्टर होगा ना, वो क्या बताएगा? वो सिर्फ इतना बताएगा कि मार्केट आज इतने पॉइंट्स गिर गया, ये एक फैक्ट हो गया। लेकिन जो विशेष रिपोर्टर होगा वो इसका पूरा विश्लेषण करेगा। वो ये बताएगा कि मार्केट गिरा क्यों, इसके पीछे क्या बड़े कारण थे, और सबसे जरूरी, इसका आम इन्वेस्टर पर, मतलब हम जैसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। देखा, यही है दोनों में असली फर्क। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि विशेष लेखन क्या है।
पर अब सवाल ये है कि ये होता कहाँ कहाँ है, मतलब कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए एक नजर डालते हैं। अरे इसकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सिनेमा, फैशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक, पर्यावरण और यहाँ तक कि रक्षा और विदेश नीति जैसे गंभीर विषय भी। ज़रा सोचिए, एक डिफेंस रिपोर्टर को सिर्फ मिसाइलों के नाम जानने से काम नहीं चलेगा, उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी गहरी समझ होनी चाहिए। ठीक वैसे ही एक हेल्थ रिपोर्टर को मुश्किल मेडिकल रिसर्च को हम सब के लिए आसान भाषा में समझाना आना चाहिए। इन सभी फील्ड्स में गहराई से एनालिसिस की ज़रूरत होती है। चलो कारोबार और व्यापार की दुनिया से एक हेडलाइन उठाते हैं। शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर। अब यह हेडलाइन पढ़कर शायद हर किसी को समझ ना आए। इसे वही अच्छे से समझेगा जिसे शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी हो। और बस यहीं से विशेष लेखन की अपनी खास भाषा का रोल शुरू हो जाता है। असल में हर खास फील्ड की ना अपनी एक खास शब्दावली, अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे बिजनेस रिपोर्टिंग में आपको तेजी, मंदड़िए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, व्यापार घाटा जैसे भारी भरकम शब्द सुनाई देंगे। अब एक अच्छे रिपोर्टर का काम सिर्फ इन शब्दों को फेंकना नहीं है, बल्कि आम पढ़ने वाले को इनका मतलब भी समझाना है। अच्छा, अब बिजनेस से सीधा चलते हैं स्पोर्ट्स के मैदान में। यहाँ की भाषा देखिए। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। इस हेडलाइन में एक अलग ही जोश है, एक रोमांच है ना? बिजनेस वाली हेडलाइन से एकदम अलग। और यही तो स्पोर्ट्स राइटिंग की खूबी है। इसकी भाषा में वो एनर्जी, वो जोश और वो रोमांच दिखना ही चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग शुरू तो होती है उल्टा पिरामिड स्टाइल में, मतलब सबसे जरूरी बात सबसे पहले, कौन जीता, कौन हारा। लेकिन दूसरे पैराग्राफ से ही ये एक कहानी कहने जैसा हो जाता है, एक नैरेटिव स्टाइल में, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे कि वो स्टेडियम में बैठकर ही मैच देख रहा है। तो अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी को इनमें से किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, मतलब मास्टर ऑफ वन बनना है, तो उसे करना क्या होगा? ये विशेषज्ञता, ये एक्सपर्टीज आखिर हासिल कैसे की जाए? इसके लिए ये 4 स्टेप्स सबसे जरूरी हैं। स्टेप नंबर 1, उस सब्जेक्ट में आपका असली जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, सिर्फ मजबूरी में नहीं। स्टेप नंबर 2, उस विषय की गहराई से पढ़ाई करनी होगी। हो सके तो कॉलेज में उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए। स्टेप नंबर 3, अपने सोर्सेज बनाना, मतलब उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जान पहचान बनाइए। और स्टेप नंबर 4, लगातार पढ़ते रहना और लिखने की प्रैक्टिस करते रहना। ये तो कभी नहीं छोड़ना है। और ये कार्टून देखिए, ये पूरी बात का सार है, एकदम निचोड़। एक कामयाब विशेष लेखक बनने के लिए इन 2 पैरों पर मजबूती से खड़ा होना बहुत जरूरी है। पहला पैर है विषय की गहरी समझ और दूसरा है भाषा और लिखने के तरीके पर मजबूत पकड़। अगर इनमें से एक भी पैर कमजोर हुआ तो भाई आप लड़खड़ा जाएंगे। मतलब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और उसे दमदार तरीके से लिखना भी आना चाहिए। अच्छा, एक जरूरी बात, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल, नोट्स या एग्जाम के लिए कोई और मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, बाकी चैप्टर्स के ऐसे ही डिटेल विश्लेषण भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिकैप हो जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि विशेष लेखन असल में है क्या, फिर बीट और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का बहुत जरूरी फर्क जाना। हमने ये भी देखा कि स्पेशलाइज्ड राइटिंग के अलग अलग क्षेत्र कौन से हैं, और आखिर में एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये भी समझा। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स को डिटेल में समझ लिया है। पर अब सवाल है, अगला स्टेप क्या? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम में सिर्फ सुनकर या पढ़कर काम नहीं चलता। इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी है राइटिंग की प्रैक्टिस करना। तो जो कुछ भी आज सीखा है उसे लिखने की प्रैक्टिस जरूर की। कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स या मीडिया मैसेजेस हम रोज देखते हैं, ये हमें इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? अच्छा, वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को ना बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम कैसे बनती है कविता, इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में काम आने वाले पॉइंट्स, सब कुछ। तो हाँ, सवाल यही है कि एक कविता आखिर बनती कैसे है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी कभी तो जादू जैसा लगता है ना, और कभी एक पहेली जैसा। तो ये चैप्टर बस इसी पहेली को सुलझाने वाला है। कविता बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हमारे लिए काफी आसान बना देगा। तो आज हम इस चैप्टर को इन 4 मेन सेक्शंस में समझने वाले हैं। सबसे पहले कविता क्या है,
फिर देखेंगे कविता के तत्व, जिसमें शब्द, बिंब और छंद आते हैं, और आखिर में कविता के घटक और परिवेश। और हाँ, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी चैप्टर के हिसाब से है, ताकि एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत न हो। हम एक एक करके जानेंगे कि कविता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, और ये सब मिलकर एक खूबसूरत कविता कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, कविता क्या है। देखिए, कविता बनाने का कैसे सीखने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कविता का क्या और क्यों क्या है, मतलब इसकी जड़ कहाँ है, ये शुरू कहाँ से होती है। तो देखिए, कविता के बिल्कुल कोर में, उसकी जड़ में होती है संवेदना। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, असल में ये वो इमोशनल रूट है, वो फीलिंग है जिससे कवि पूरी दुनिया से, पूरी क्रिएशन से कनेक्ट करता है। ये वो भाव है जो किसी भी घटना को देखकर मन में उठता है और फिर बस शब्दों का रूप ले लेता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ये श्लोक। इसे संस्कृत लिटरेचर का पहला श्लोक माना जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब वाल्मीकि ने एक शिकारी को क्रॉंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारते हुए देखा, तो उनके मन में जो दुख और करुणा की भावना उठी, वो अपने आप इस श्लोक के रूप में बाहर आ गई। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कविता का जन्म किसी गहरी संवेदना से ही होता है। और इसी बात को सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कितने खूबसूरत तरीके से कहा है। वो कहते हैं कि दुनिया का पहला कवि जरूर कोई वियोगी रहा होगा, मतलब किसी से बिछड़ा हुआ इंसान, जिसके दिल की आह से ही पहला गाना या पहली कविता निकली होगी। कविता बस आंखों से बहते आंसुओं की तरह अनजाने में ही बन गई होगी। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, क्या कविता सिखाई जा सकती है? इस पर ना दो अलग अलग व्यूज़ हैं। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसे पेंटिंग या म्यूजिक सिखाया जा सकता है, वैसे ही कविता लिखने की क्राफ्ट को भी ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये तो एक नेचुरल गिफ्ट है। पर सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि इस ट्रेनिंग से कोई कभी बने या न बने, पर कविता के एलिमेंट्स को समझकर एक सहृदय पाठक जरूर बन सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, कविता के तत्व। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे शब्दों की। ये कविता का सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी टूल है। और पता है, कविता में शब्द सिर्फ अपने डिक्शनरी मीनिंग तक सीमित नहीं लेते, वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। कविता की शुरुआत होती ही है शब्दों के साथ खेलने से। लिटरली अ प्ले ऑफ वर्ड्स। उनके मतलब से खेलना, उनकी आवाज़ से, उनकी लय से खेलना। और जब एक कवि ऐसा करता है ना, तो वो शब्दों के बिल्कुल नए नए डायमेंशंस, नए नए अर्थ खोज निकालता है। रघुवीर सहाय की इन लाइंस को देखिए। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? तोता होता। यहाँ तोता होता को बार बार दोहराने से एक बड़ा ही प्लेफुल रिदम बन रहा है। यहाँ शब्दों का खेल, उनका लिटरल मीनिंग क्या है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये जो साउंड और फील है ना, वही कविता का असली अनुभव कराता है। अच्छा, शब्दों के खेल से थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य संरचना। और ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसे समझने के लिए धूमिल की कविता मोचीराम का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ओरिजिनल लाइन है, पेशे पर जब चोट पड़ती है। यहाँ पर जोर किस पर है? पेशे पर, यानी प्रोफेशन पर। अब अगर हम बस शब्दों को थोड़ा सा बदल दें, चोट जब पेशे पर पड़ती है, अब जोर किस पर चला गया? चोट पर। देखा, मतलब कविता में एक एक शब्द की जगह कितनी ज्यादा मायने रखती है, पूरा मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन 3 पर, कविता के तत्व, बिंब और छंद। अब ये कविता के थोड़े और एब्स्ट्रैक्ट, मतलब थोड़े और गहरे टूल्स हैं। एक जो शब्दों से मन में तस्वीरें बनाता है, और दूसरा जो कविता को उसकी धुन, उसकी लय देता है। तो सबसे पहले बिंब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो बिंब का मतलब है शब्दों से मन में एक तस्वीर बनाना। जब कोई कवि कुछ डिस्क्राइब करता है और उसको पढ़ते पढ़ते हमारे मन में उसकी एक क्लियर इमेज बन जाती है, बस उसी को बिंब कहते हैं। और ये जो बिंब होते हैं, ये हमारी 5 इंद्रियों, हमारे 5 सेंसेस से जुड़े होते हैं। बिल्कुल जैसा यहाँ दिख रहा है, शब्द हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं, और असल में एक अच्छी कविता वही है जो पढ़ने वाले को वो सब कुछ महसूस करा दे जो कवि ने खुद महसूस किया है। मतलब पढ़ने वाला उसे सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उसे देखे, सुने और फील करे। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी एलिमेंट की, और वो है छंद, यानी रिदम। ये कविता का एक मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन रुकिए, छंद का मतलब सिर्फ मीटर या मात्राएं गिनना नहीं होता।
आजकल जो फ्री वर्स यानी मुक्त छंद लिखा जाता है, उसमें भी एक अंदरूनी लय होती है, जिसे अर्थ की लय कहते हैं। इसका मतलब ये है कि शब्दों का मीनिंग और उनका सीक्वेंस खुद ब खुद एक ऐसा फ्लो बना देता है जो कविता को एक म्यूजिकलिटी देता है, जैसे हमने धूमिल की मोचीराम कविता में महसूस किया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, कविता के घटक और परिवेश। तो यहाँ हम अब तक जो कुछ भी सीखा है, उन सारी चीज़ों को एक साथ लाएंगे और ये देखेंगे कि किसी कविता पर उसके आसपास के माहौल यानी उसके कॉन्टेक्स्ट का क्या असर पड़ता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कविता के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। भाषा, वाक्य संरचना, बिंब, छंद, परिवेश और संदर्भ और भाव, ये सारे एलिमेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर एक कविता पूरी होती है। और ये स्लाइड एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, ये परिवेश या कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, इसे समझने के लिए नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद का ये हिस्सा देखते हैं। ये कविता एक गांव में पड़े सूखे अकाल के बारे में है। जरा इन लाइंस को सुनिए। इनको पढ़ते ही पूरा माहौल, पूरा कॉन्टेक्स्ट आंखों के सामने आ जाता है। अब ये कंपैरिजन हमें दिखाता है कि परिवेश यानी कॉन्टेक्स्ट शब्दों के चुनाव पर कैसे असर डालता है। देखिए, जब नागार्जुन गांव के अकाल की बात कर रहे हैं तो वो चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया जैसे बिल्कुल सरल, देहाती यानी तद्भव शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही कवि हिमालय की सुंदरता का वर्णन कर रहा होता तो भाषा अपने आप संस्कृत से निकले हुए तत्सम शब्दों वाली हो जाती। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉन्टेक्स्ट ही तय करता है कि कविता की भाषा कैसी होगी ताकि वो ऑथेंटिक लगे। और हाँ, अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। चैनल पर बाकी चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या समझा। सबसे पहले, कविता का जन्म संवेदना यानी इमोशन से होता है। फिर शब्द, बिंब और छंद इसके सबसे ज़रूरी टूल्स हैं। और आखिर में स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट मिलकर कविता को उसका फाइनल शेप देते हैं। और इन सभी कंपोनेंट्स को समझने से हम एक बेहतर पाठक बनते हैं। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने डिटेल में समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अभिव्यक्ति माध्यम में प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी को समझना एक बात है, पर उसे लिखकर देखना ही अच्छे मार्क्स लाने का सबसे पक्का है। कभी आपने सोचा है कि न्यूज़, एडवर्टीजमेंट्स या मीडिया के जो मैसेजेस होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? नर्डी साइड में आपका स्वागत है, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम नाटक लिखने के व्याकरण को डिटेल में समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में का जरूरी है वो सब कुछ। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब कहानी है, कविता है, नॉवल है, ये सब तो लिटरेचर के ही फॉर्म्स है, राइट? तो फिर एक नाटक लिखने के लिए एक अलग से ग्रामर की, एक अलग व्याकरण की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यही इस चैप्टर का मेन सवाल है और चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। पहले हम समझेंगे कि नाटक को एक विजुअल आर्ट फॉर्म क्यों कहते हैं। फिर बात करेंगे टाइम की, कि एक प्ले में टाइम का क्या चक्कर है। इसके बाद हम वर्ड्स और डायलॉग्स की पावर को समझेंगे और देखेंगे कि एक नाटक का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। और हाँ, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव क्यों जरूरी है ये भी जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे जानदार कैरेक्टर्स और उनकी भाषा की। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी पॉइंट से। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक प्ले को, एक नाटक को बाकी सबसे अलग कर देती है? वो है इसका विजुअल होना, इसका आंखों से देखा जाना। दृश्य काव्य, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडियन ट्रेडिशन में नाटक को यही कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा लिटरेचर है जो सिर्फ लिखे हुए रूप में, मतलब कागज पर, अधूरा है। ये पूरा तब होता है जब इसे स्टेज पर एक्टर्स को परफॉर्म करते हैं और हम सब यानी ऑडियंस उसे अपनी आंखों से देखते हैं, तब जाकर वो पूरा होता है। तो अगर हम एक कहानी और एक नाटक को आमने सामने रखें तो असल फर्क क्या है? देखिए, जब आप कोई कहानी या नॉवल पढ़ते हैं तो वो कहाँ चलती है? आपके दिमाग में, आपकी इमेजिनेशन में, है ना? लेकिन एक नाटक, वो तो असल में स्टेज पर हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। कहानी का फाइनल प्रोडक्ट है वो लिखी हुई किताब, पर नाटक का फाइनल प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस। और बस यही वो सबसे बड़ा, सबसे बेसिक फर्क है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाटक लिखने में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक खासियत भी,
और वो है टाइम, यानी समय का बंधन। पता है, हमारे बहुत पुराने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि नाटक का हर एक्ट, मतलब हर हिस्सा, करीब 48 मिनट का होना चाहिए। ये एक तरह की गाइडलाइन थी। क्यों? ताकि ऑडियंस का ध्यान बना रहे, वो बोर ना हो। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पुराने जमाने से ही टाइम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो इस टाइम लिमिट का नाटक पर असर क्या होता है? बहुत गहरा असर होता है। सबसे पहली बात, नाटक हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में होता है। कहानी चाहे 100 साल पुरानी हो या 100 साल आगे की, जब वो स्टेज पर परफॉर्म होगी तो वो अभी इसी पल में होगी। दूसरी चीज, ऑडियंस को उसे एक ही सिटिंग में शुरू से आखिर तक देखना होता है। आप कोई नॉवल पढ़ते पढ़ते बीच में बुकमार्क लगा के छोड़ सकते हैं कि चलो कल पढ़ लेंगे, पर नाटक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, राइट? चलिए अब बात करते हैं नाटक के सबसे जरूरी हिस्से की, जिसे नाटक का शरीर भी कहा जाता है, यानी उसके शब्द, उसके डायलॉग्स। नाट्य शास्त्र में कहा गया है, वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। मतलब डायलॉग्स ही प्ले की बॉडी हैं। सोचिए, एक नॉवल में लेखक पूरा पूरा पैराग्राफ लिख सकता है माहौल को डिस्क्राइब करने के लिए, पर नाटक में शब्द सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं होते, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। हर डायलॉग कहानी को आगे धक्का देता है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं सबटेक्स्ट। अच्छा, सबसे दमदार नाटक कौन से होते हैं? वो जिनमें जो बोला जा रहा है उससे ज्यादा पावरफुल वो होता है जो नहीं बोला जा रहा है। बस इसी को सबटेक्स्ट कहते हैं। मतलब डायलॉग्स के पीछे छिपे हुए मीनिंग्स, छिपी हुई फीलिंग्स। जब कोई कैरेक्टर कह तो कुछ रहा है पर उसका असली मतलब कुछ और है, वही सबटेक्स्ट है। और यही चीज नाटक को एक गहराई देती है। तो अब हमने विजुअल्स की बात कर ली, टाइम की बात कर ली, डायलॉग्स की बात कर ली। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ जोड़ा कैसे जाए। यहीं पर एक प्ले राइटर की असली स्किल सामने आती है। वो सिर्फ एक राइटर नहीं होता, बल्कि एक बहुत स्मार्ट एडिटर भी होता है। तो एक प्ले राइटर का काम क्या है? पहला स्टेप, वो कहानी में से इंपॉर्टेंट घटनाओं और सीन्स को चुनता है। दूसरा स्टेप, उन्हें एक सही सीक्वेंस में लगाता है। ऐसा सीक्वेंस जिससे कहानी धीरे धीरे शुरू हो, आगे बढ़े और फिर अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचे। ये बिल्कुल एक सफर की तरह है, और इस सफर में कौन सा मोड़ कब आएगा, ये तय करना ही राइटर का क्राफ्ट है। और जब ये सब कुछ, मतलब सही स्ट्रक्चर, दमदार कैरेक्टर्स और पावरफुल डायलॉग्स एक साथ स्टेज पे आते हैं, तो वो एक जिंदा एक्सपीरियंस बन जाते हैं। जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो, तो एक नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, वो एक यादगार अनुभव बन जाता है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल, एक नाटक को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, उसमें जान कैसे फूंकी जाए? जवाब है टकराव से, कॉन्फ्लिक्ट से। यह एक बड़ा गहरा सवाल है। एक अच्छा नाटक क्या करता है? क्या वो जैसी दुनिया चल रही है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर उस पर सवाल उठाता है? सच कहूं तो एक अच्छे नाटक की आत्मा इसी सवाल के जवाब में है। देखिए, एक पावरफुल नाटक हमेशा किसी न किसी असंतोष से, किसी बेचैनी से या किसी विरोध से पैदा होता है। वो स्टेटस को, मतलब जो जैसा चल रहा है, उसे चैलेंज करता है। आप सोचिए, अंधायुग या तुगलक जैसे नाटक आज भी क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जो नाटक बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो अक्सर वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं। थिएटर असल में विरोध का एक बहुत मजबूत मीडियम है। चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, और यहां हम बात करेंगे उन लोगों की जो कहानी को स्टेज पर जिंदा करते हैं, यानी हमारे कैरेक्टर्स और उनकी भाषा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नाटक के कैरेक्टर्स सिर्फ हीरो या विलेन के खांचे में फिट नहीं होने चाहिए। जैसे असल जिंदगी में हम सब होते हैं, हम में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स को फ्लैट नहीं होना चाहिए, उन्हें मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बिल्कुल असली इंसानों की तरह, कॉम्प्लेक्स। तो एक जिंदा कैरेक्टर क्या होता है? पहली बात, वो स्टीरियोटाइप नहीं होता। दूसरी बात, वो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करता है। और सबसे जरूरी बात, राइटर को जो मैसेज देना है वो कैरेक्टर्स की आपसी बातचीत और उनके टकराव से खुद ब खुद निकलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैरेक्टर सिर्फ राइटर का माउथपीस बनकर उसके विचार बोल रहा है। और आखिर में आती है भाषा। देखिए, नाटक की भाषा चाहे सिंपल हो या बहुत मुश्किल, सबसे जरूरी है कि वो कैरेक्टर और माहौल के हिसाब से नेचुरल लगे, ऑथेंटिक लगे। मतलब अगर कोई राजा के कैरेक्टर है और वो सड़क वाली भाषा बोल रहा है तो वो अजीब लगेगा, राइट? और वैसे ही अगर कोई आम इंसान बहुत भारी भरकम साहित्यिक भाषा बोल रहा है तो वो भी जमेगा नहीं। तो भाषा का सही होना बहुत जरूरी है।
अच्छा, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल, नोट्स या एग्जाम के लिए कोई और मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, बाकी चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। नंबर 1, नाटक एक विजुअल मीडियम है जो परफॉर्मेंस से पूरा होता है। नंबर 2, इसमें टाइम की लिमिट होती है और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। नंबर 3, डायलॉग और सबटेक्स्ट इसकी जान है। नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट इसे पावरफुल बनाता है। और आखिर में, कैरेक्टर्स को जिंदा, कॉम्प्लेक्स और रियल होना चाहिए। तो अब जब आपको नाटक लिखने का ये पूरा ग्रामर समझ आ गया है, तो एक सवाल है आपके लिए। सोचिए, ऐसी कौन सी कहानी है जिसे आप एक प्ले में बदलना चाहेंगे और क्यों? हमने इस चैप्टर के सारे ज़रूरी पॉइंट्स को डिटेल में समझ लिया है, पर अब सबसे ज़रूरी काम बाकी है और वो है प्रैक्टिस। याद रखिए, अभिव्यक्ति माध्यम में समझना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है लिखकर प्रैक्टिस। कभी सोचा है कि जो कहानियाँ हम सुनते हैं या फिर जो फिल्में हम देखते हैं, वो हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे कर लेती हैं? वेलकम टू नॉडी साइड, जहां हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज हम अभिव्यक्ति माध्यम के चैप्टर कैसे लिखें कहानी को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और हाँ, एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कहानी होती क्या है? क्योंकि देखिए, एक अच्छी कहानी लिखने का जो पहला कदम है, वो उसे ठीक से समझना ही है। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम कहानी की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर उसके ज़रूरी एलिमेंट्स को समझेंगे, कैरेक्टर्स और कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे और आखिर में एक एग्जाम्पल का एनालिसिस भी करेंगे, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कहानी क्या है। इससे पहले कि हम कहानी लिखने की टेक्निक्स पर जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहानी का असल में मतलब क्या होता है। तो अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो कहानी क्या है? ये किसी घटना, किसी कैरेक्टर या किसी प्रॉब्लम का एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है, मतलब एक क्रम से चलने वाला ब्यौरा। और हाँ, एक कहानी में कुछ चीज़ें तो होनी ही चाहिए, जैसे कि एक सेटिंग जिसे हम परिवेश कहते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व, कहानी का स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट और आखिर में एक क्लाइमैक्स जिसे हिंदी में कहते हैं चरम उत्कर्ष। सच तो ये है कि कहानी सुनाना और सुनना हम इंसानों की एक बहुत ही नेचुरल आदत है। जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी ही छोटी बड़ी कहानियां अपने दोस्तों को सुनाते हैं या फिर उनसे सुनते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक कहानीकार छिपा हुआ है। और कहानी का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि खुद इंसान का। देखिए, पुराने जमाने में कथावाचक होते थे जो युद्ध, प्रेम और बदले के किस्से सुनाया करते थे। ये किस्से सच्ची घटनाओं पर बेस्ड होते थे, लेकिन सुनने वालों को मजा आए इसलिए उसमें कल्पना भी मिला दी जाती थी। धीरे धीरे यही कला रिटन फॉर्म में आई और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गई। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, कहानी के जरूरी तत्व। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर एक अच्छी कहानी तैयार होती है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तत्व है कथानक, यानी कि प्लॉट। कथानक को आप कहानी का एक शुरुआती नक्शा या ढांचा समझ सकते हैं, जिसे लेखक सबसे पहले बनाता है। इसी से लेखक को कहानी का परिवेश, उसके पात्र और उसकी मेन प्रॉब्लम, ये सब मिलता है। कथानक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल। जैसे एक आर्किटेक्ट कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले कच्चा सा नक्शा बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक लेखक कहानी लिखने से पहले अपने मन में एक प्लॉट तैयार करता है। यही कहानी की असली नींव होती है। तो सवाल यह है कि प्लॉट बनता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है एक ऑब्जर्वेशन से। मान लीजिए लेखक ने अस्पताल के बाहर किसी मरीज को देखा। फिर आती है इमेजिनेशन, जहां लेखक उस अस्पताल के सिस्टम के बारे में, उस मरीज की जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। और आखिर में लेखक अपना उद्देश्य तय करता है कि उसे सिर्फ उस मरीज का दर्द दिखाना है या फिर इसे किसी बड़े सोशल इशू से जोड़ना है। और एक बात जो कहानी को एकदम असली और इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है उसका देशकाल और वातावरण, यानी टाइम, प्लेस और एटमॉस्फेयर। अगर कहानी अस्पताल की है तो वहां का माहौल, वहां की आवाजें, लोगों के बीच के रिश्ते, सब कुछ रियल लगना चाहिए। तभी तो पढ़ने वाला उस पर यकीन कर पाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, पात्र और उनका चरित्र चित्रण। देखिए, अगर कथानक कहानी का कंकाल है ना, तो पात्र यानी कैरेक्टर्स उसकी आत्मा होते हैं
उन्हीं से कहानी में जान आती है। अच्छा, अब यहां पर कहानी लिखने का एक गोल्डन रूल आता है जो बहुत जरूरी है। शो डोंट टेल, मतलब दिखाओ, सिर्फ बताओ मत। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि मुरलीधर बड़ा दानी है उतना इफेक्टिव नहीं है ना? लेकिन सोचिए, जब हम ये दिखाते हैं कि मुरलीधर ने ठंड से कांपते हुए एक गरीब को अपनी शॉल दे दी, तो पढ़ने वाला खुद ही समझ जाता है कि मुरलीधर कितना दानी है। सीधी सी बात है, एक्शंस हमेशा शब्दों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो एक कैरेक्टर को दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, उनके कामों से, उनके डायलॉग से, या फिर इस बात से कि दूसरे कैरेक्टर्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं। यहां तक कि उनकी आदतों और हॉबीज से भी उनके कैरेक्टर का पता चलता है। एक अच्छा लेखक इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके कैरेक्टर को रियल बनाता है। अब बात करते हैं कहानी के इंजन की, यानी द्वंद्व और क्लाइमैक्स। ये वो एलिमेंट हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने वाले की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट ही कहानी को आगे धकेलता है। अगर सब कुछ एकदम आसानी से हो जाए, कोई रुकावट ही ना आए, तो कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दो ऑपोजिट ताकतों का टकराव, किसी गोल को पाने में आने वाली मुश्किलें, या फिर मन के अंदर की लड़ाई, ये सब द्वंद्व ही तो है। अब जरा इस कोट को देखिए। ये गांव से भागे हुए एक प्रेमी जोड़े की कहानी का हिस्सा है। लड़का बीमार है और वो रुकना चाहता है, लेकिन लड़की को डर लग रहा है। यहां उनके बीच एक साफ साफ डिसएग्रीमेंट दिख रहा है, एक द्वंद्व है। और यही तनाव कहानी में क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि आगे क्या होगा। कहानी का द्वंद्व जब बढ़ते बढ़ते उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, उसे ही क्लाइमैक्स या चरम उत्कर्ष कहते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्लाइमैक्स ऐसा हो जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, उसे कोई उपदेश या भाषण जैसा महसूस ना हो, वरना कहानी का सारा असर ही खत्म हो जाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है ना, उसे एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। इस सेक्शन में हम एक कहानी के हिस्से का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें ये सारे एलिमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। ये उसी कहानी का एक हिस्सा है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। दो प्रेमी हैं जो गांव से भागकर शहर आ गए हैं। लड़का एक पुल पर मजदूरी करके गुजारा कर रहा है। यहां से कहानी की सेटिंग और कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर हम इस हिस्से को एनालाइज करें तो हमें क्या मिलता है? देशकाल यानी सेटिंग है शहर की, एक पुल और अस्पताल के पास का इलाका। पात्र कौन है? दो गरीब प्रेमी जो घर से भागे हुए हैं। और द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो ये है कि लड़का बीमार पड़ गया है और लड़की को अकेले में डर लग रहा है। देखिए कैसे लेखक ने बस कुछ ही शब्दों में कहानी की पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी कर दी। एग्जाम के लिए एक जरूरी बात याद रखिए, कथानक, पात्र चित्रण और द्वंद्व जैसी जो की डेफिनेशंस हैं और हर एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसे अच्छे से याद कर लें। इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम से जुड़ा हुआ मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। और हाँ, अगर बाकी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनर्स चाहिए तो वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने कहानी के कॉन्सेप्ट्स, उसके एग्जाम्पल्स और एग्जाम के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें डिटेल में समझा। अब जब कहानी के सारे तत्व पता चल गए हैं तो सवाल ये उठता है कि अब कौन सी कहानी लिखी जाए। याद रखिए, अगला कदम सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभिव्यक्ति माध्यम में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नमस्कार, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने वाले हैं, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि दोस्तों से किसी फिल्म के बारे में तो घंटों बात कर ली, लेकिन जब उसी पर लिखने को कहा गया तो शब्द ही नहीं मिल रहे? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी का हल ढूंढने वाले हैं। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि लिखने के इस डर को कैसे भगाया जाए और किसी भी नए टॉपिक पर अपने असली ओरिजिनल विचार कैसे लिखे जाएं। हम कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम में काम आने वाले पॉइंट्स सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, आखिर लिखने से ये डर लगता क्यों है? देखिए, जिन विचारों को हम बोलकर बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर देते हैं ना, उन्हें एक सिस्टमैटिक लेख की शक्ल देना ज्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है। लिखने का इन्विटेशन भी एक चैलेंज जैसा लगने लगता है। पता है, इस डर का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी रटने की आदत। रटंत मतलब किसी और के लिखे हुए को याद करके बस वैसा का वैसा ही लिख देना। ये एक बुरी लत की तरह है जो हमारी ओरिजिनल सोच को खत्म कर देती है।
अब सोचने वाली बात यह है कि इसका नुकसान क्या है। जब हम पहले से तैयार मटेरियल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें असल में ओरिजिनली सोचने और लिखने की प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता, और यही डिपेंडेंसी हमारी अपनी लिखने की एबिलिटी को बढ़ने ही नहीं देती। तो इस रटने की आदत से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका सबसे अच्छा तरीका है अप्रत्याशित विषयों पर लिखना। ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए कोई गाइड या पहले से लिखा हुआ आंसर मिलता ही नहीं है। आपको मौके पर ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने विचारों को शब्दों में बदलना होता है। और यही तो असली प्रैक्टिस है। जब हम ऐसे टॉपिक्स पर लिखते हैं तो हम रटी रटाई बातों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें सोचना ही पड़ता है। यही प्रैक्टिस हमारी ओरिजिनल सोच और लिखने की क्षमता को बढ़ाती है और हमारा कॉन्फिडेंस जगाती है। ये विषय कुछ भी हो सकते हैं। आप अभी जहां बैठे हैं वहीं आसपास देखिए। हो सकता है आपके सामने की दीवार या उस पर टंगी घड़ी। और ये विषय कुछ गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स में महिलाओं का चित्रण या फिर शिक्षा की जरूरत। तो मतलब रेंज बहुत बड़ी है, एकदम साधारण चीजों से लेकर सोशल इश्यूज तक। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर एग्जाम में या कहीं भी ऐसा कोई अचानक से टॉपिक मिल जाए तो भाई लिखने की तैयारी करें तो करें कैसे? और मजे की बात यह है कि इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। सोचिए, अगर फॉर्मूला होता तो शायद एआई या कंप्यूटर हमसे बेहतर लेखक बन जाते, लेकिन क्रिएटिविटी किसी फॉर्मूले में नहीं बनती, और यही तो इसे एक खास इंसानी गुण बनाता है। इस तरह के लेखन की एक खासियत है मैं शैली का इस्तेमाल। मतलब आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं। इससे राइटिंग में एक पर्सनल टच, एक अपनापन और एक सच्ची आवाज आती है। ये बात एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। लेकिन फॉर्मूला ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई तरीका नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले दिए गए टॉपिक को अपनी यादों और एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर टॉपिक के हर पहलू पर गौर करें, उसे एनालाइज करें, और आखिर में जो भी विचार मन में आए हैं उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख दें। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो आपकी किताब में भी दिया गया है। टॉपिक है दीवार घड़ी। अब देखते हैं कि इस एक ही टॉपिक पर कितने अलग-अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है अपनी यादों, अपनी मेमोरीज को बेस बनाना। लेखक दीवार घड़ी को देखता है और उसे एक फिल्म का सीन याद आ जाता है जहां हीरो हीरोइन एक घड़ियों की दुकान में मिलते हैं। ये तरीका लेखन को इमोशनल और डिस्क्रिप्टिव बनाता है। दूसरा तरीका थोड़ा फिलोसॉफिकल है। यहाँ लेखक घड़ी को देखकर समय के बड़े और गहरे सवाल पर सोचने लगता है कि भाई समय का कोई आदि अंत नहीं है, वो तो बस चलता रहता है। इससे लेखन में एक वैचारिक गहराई आ जाती है। और तीसरा तरीका है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें लेखक घड़ी के रंग, रूप, उसकी आवाज और कमरे में उसकी मौजूदगी का एकदम बारीक विवरण देता है। ये तरीका लेखन को बहुत सजीव और क्रिएटिव बना देता है। तो इस स्लाइड में आप तीनों तरीकों का एक क्विक समरी देख सकते हैं। स्मृति आधारित लेखन इमोशनल होता है, दार्शनिक लेखन वैचारिक होता है, और अवलोकन आधारित लेखन में छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि एक ही विषय को देखने और लिखने के कई नजरिए हो सकते हैं। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, लिखने का तरीका हमेशा टॉपिक के हिसाब से बदलना चाहिए। दीवार घड़ी जैसा क्रिएटिव टॉपिक कल्पना और पर्सनल अनुभव की मांग करता है, लेकिन अगर विषय जातिवाद का जहर जैसा गंभीर सोशल इश्यू हो तो वहां आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, यानी तर्क और विश्लेषण के साथ लिखना होगा। ऐसे विषयों पर लिखते समय कल्पना से ज्यादा फैक्ट्स, तर्क और एक क्लियर ओपिनियन की जरूरत होती है। आपको समाज पर इसके असर, इसके कारणों और समाधानों के बारे में सोचना होगा। यहाँ एक ठोस विश्लेषण करना होगा, जैसा कि इस उदाहरण की पहली लाइन में ही एक मजबूत तर्क दिया गया है। चलिए, तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। ये कुछ विषय हैं जो आपकी किताब में भी दिए गए हैं। कोशिश कीजिए इनमें से किसी एक पर लिखने की, बिना किसी तैयारी के, सिर्फ अपने ओरिजिनल विचारों के साथ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभिव्यक्ति माध्यम रटने का सब्जेक्ट नहीं बल्कि अभ्यास करने का है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का डर उतना ही कम होता जाएगा और आपकी मौलिकता उतनी ही निखरेगी। और हाँ, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनके अलग से वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आज हमने क्या सीखा?
हमने रटने की आदत को तोड़ने का तरीका सीखा और ये भी जाना कि अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशंस और विचारों के दम पर किसी भी नए और अनजाने टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली और ओरिजिनली कैसे लिखा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा अचानक मिला टॉपिक सामने आए तो घबराने के बजाय आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।